खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट काल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों से अपील की है तो लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कुछ सलाह भी दी है। आइए आपको बताते हैं सोनिया गांधी के संदेश के बारे में। सोनिया गांधी ने अपील करते हुए कहा, चुनौतीपूर्ण समय में आप और आपके परिवार की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। वो लाखों परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति भी दिल से अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। हमारा देश इस समय कोरोना की जानलेवा मुसीबत का सामना कर रहा है। आप सब जानते हैं, लाखों की संख्या में हमारे परिजन कोरोना से रोजाना पीड़ित हो रहे हैं। ये संकट सभी देशवासियों के लिए परीक्षा की घड़ी है। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ एक दूसरे का सहारा भी बनना है और एक दूसरे की ताकत भी। मैं जानती हूँ कि मौजूदा हालात इंसानियत को हिला देने वाले हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवाओं का अकाल है और कई अस्पतालों में बिस्तर नहीं है। यह स्थिति देश के ज्यादातर राज्यों में बनी हुई है। बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। घर और बाहर दोनों जगह पूरी सावधानी बरते। न खुद के जीवन को खतरे में डाले, न औरों के। जितना हो सके भेदभाव छोड़कर एक दूसरे की जहां तक हो सके हर संभव मदद करे। रही बात सरकार की, तो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह समय जाग जाने और कर्तव्य को निभाने का है। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि वे सबसे पहले गरीबों की सोचें और उनका पलायन रोकने के लिए हर एक परिवार के खाते में संकट खत्म होने तक 6,000 रुपए डालें। देश में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाए, दवाएं, ऑक्सीजन और अस्पतालों के युद्ध स्तर पर प्रबंध किया जाए। सारे देशवासियों के लिए कोरोना से बचाव के मुफ्त टीकाकरण का इंतजाम हो ताकि लोगों को बचाया जा सके। कोरोना वैक्सीन की कंपल्सरी यानी अनिवार्य लाइसेंस दिए जाए ताकि थोड़े समय में सबको वैक्सीन मिले। प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का आगाज हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम गहलोत ने योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग सहित आला अधिकारी भी जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने जहां योजना के फायदे गिनाए तो साथ ही कोरोना को लेकर सीएम ने जनता को फिर चेताया। चलिए आपको बताते हैं सीएम की बड़ी बड़ी बातें। 3 तारीख से सख्ती के साथ में लॉकडाउन तो नहीं लगाया है, तो लॉकडाउन की तरह हम लोगों ने फैसला किया है। कर्फ्यू रहेगा दिन को 12 बजे के बाद में, सुबह 5 बजे तक। 5 से 12 बजे तक आप मूवमेंट करके अपना सामान खरीद सकते हैं। और मजदूरों को, निर्माण मजदूरों को 3-4 कैटेगरी छूट दी गई है, माइग्रेशन नहीं हो। वरना फिर आप थोड़ा इसको चेन तोड़ने के लिए सहयोग दें। चाहे हम लॉकडाउन नहीं लगाएं, पर पब्लिक को बिहेव करना पड़ेगा जैसे वो लॉकडाउन में ही है। बिना काम से बाहर नहीं निकले, घर पे रहे, कर्फ्यू का पालन करे, जो छूट दी गई उस वक्त सिर्फ निकले, फैक्ट्री चलती जाए, निर्माण कार्य चलते जाए, जिससे कि मजदूरों को तकलीफ नहीं हो। पिछली बार माइग्रेशन देखा मजदूरों का तो दिल दहलाने वाला था, वो स्थिति नहीं बने। इस प्रकार से हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। और आप सबको मैं कहना चाहूंगा, जिसको बिना मास्क देख लें आप लोग, उसको टोकें भाई आपका मास्क नहीं लगा हुआ है।
और उसको शर्म आनी चाहिए कि मैंने वास्तव में मास्क नहीं लगाया, क्योंकि मास्क ही बचाव है। जितना वैक्सीन इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट मास्क है, ये आप समझने की कोशिश करो। तो मैं समझता हूँ संभवत पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य बनने जा रहा आज, जिसमें पूरे प्रदेशवासियों का, चाहे गरीब है अमीर है कोई व्यक्ति है, उस सब का बीमा होगा 5 लाख का, 50,000 का जनरल बीमारी का और 4.5 लाख का गंभीर बीमारी का। कि ये जो हमारी स्कीम है, ये स्कीम नहीं है, ये सोशल सिक्योरिटी है, ये कोई व्यक्ति छुड़े नहीं। और जो इसमें जिनको हमने, आपको मैंने कहा 35 लाख लोगों को हम लोगों ने घर बैठे 1,000 रुपये दिए, वो संविदा कर्मी, लघु सीमांत किसान और जो ऑलरेडी चाहे वो भामाशाह में हो चाहे आयुष्मान भारत में जुड़े हुए थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत या सोशो इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत, उन सबको वापस रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इन सब कैटेगरी छोड़ के जो पैसे वाले हैं उनसे सिर्फ नाम मात्र का, उनका भी बीमे का जो प्रीमियम है 1700 करोड़, 1700 रुपये, 1700, 1,700, आधा पैसा हम उसका भी सरकार दे रही है। इस प्रकार से हमने कोई कमी नहीं रख रहे। हम चाहते हैं कि लोगों को सभी तरह की सुविधाएं मिले और उसके लिए हमने तमाम तरह के जो एक्शन होते हैं वो शुरू कर दिए हैं और फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी किया हम लोगों ने। शुरू से प्रयत्नशील हैं। प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा से लाभान्वित किया गया है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवार एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवार दोनों सम्मिलित हैं। और इसी में मुख्यमंत्री जी ने राज्य के समस्त संविदा कर्मियों को शामिल किया है और राज्य के लघु और सीमांत किसानों को सम्मिलित किया है। इस कैटेगरी के लोगों को कोई प्रीमियम की राशि भरने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार इनका प्रीमियम भरेंगे। इसमें मुझे खुशी है कि ये जो निःशुल्क बीमा योजना जो शुरू की गई है, लगभग इसमें 1576 पैकेजेस को शामिल किया गया है। और दूसरी तरफ इसमें जो प्रीमियम की राशि है टोटल 3500 करोड़ रुपए तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर खर्च होगा और लगभग 3000 करोड़ रुपए फ्री वैक्सीनेशन पर खर्च होगा। ऐसे कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जहां वित्तीय साधनों की कमी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पूरे देश में अभिनव पहल करते हुए 6500 करोड़ रुपए की वित्तीय साधनों को जुटा करके और प्रदेश की जनता को सुनिश्चित करना कि जब तक आप हैं तब तक मैं किसी भी व्यक्ति को जो है इस बीमारी के माध्यम से या किसी भी अन्य कारणों से कुछ नहीं होने दूंगा। अब बात कोरोना काल में मानव सेवा की। देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोरोना मरीजों के लिए मदद में आगे आ रहा है। रिलायंस अपने जामनगर प्लांट में पूरी क्षमता से ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है, जिसकी वजह से रिलायंस आज देश में एक जगह से मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाला सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। देश में होने वाले कुल मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन का 11% रिलायंस ही बना रहा है। रिलायंस के प्लांट में रोजाना 1000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जिससे रोजाना 1 लाख लोगों की जरूरत पूरी हो रही है। रिलायंस ये ऑक्सीजन मरीजों के लिए मुफ्त में मुहैया करवा रहा है। जामनगर के प्लांट में हो रहे ऑक्सीजन उत्पादन और इसके ट्रांसपोर्टेशन की निगरानी खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी कर रहे हैं। अठारह साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए आज से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। शुरुआती चरण में 11 जिलों में ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलेगा। हालांकि आज सिर्फ 3 जिलों में ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। कल से बाकी 8 जिलों में भी वैक्सीनेशन अभियान चलेगा। राजधानी जयपुर के सेठी कॉलोनी स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल पर बनाए गए टीकाकरण केंद्र का हमारे जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 11 जिला मुख्यालयों पर
18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर के सेठी कॉलोनी में स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल की, जहां पर आप देखिए किस तरह से वैक्सीनेशन के लिए आए हुए जो लोग हैं वो लापरवाही कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पा रही। अगर किसी को कोविड ना हो तो शायद वो कोविड यहां से लेकर के जाएगा। ऐसे में पूरा दारोमदार जो है वो चिकित्सा विभाग के ऊपर है, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनके ऊपर है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से ये लोग धज्जियां सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ा रहे हैं वो आपको यहां पर नजर आ रहा है। भले ही 18 साल से प्लस के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के जो इंतजामात हैं वो पूरी तरह से जो हैं वो पूरे नहीं मिले हैं। और स्थिति आपको नजर आ रही है ग्राउंड पर कि राजधानी जयपुर के सेठी कॉलोनी स्थित अस्पताल के अंदर, जिसे कोविड-19 का टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, वहां पर हालात किस तरह के हैं। ऐसे में अब जो तमाम तरह के तो इंतजामों की जो बात की जा रही थी चिकित्सा विभाग की ओर से, उस पर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस तरह से टीकाकरण का अभियान जो है वो राजधानी जयपुर में चलेगा। और अगर ये चलेगा तो इस टीकाकरण अभियान के साथ साथ में टीके के साथ में लोग टीके की पहली डोज के साथ में कहीं कोरोना जो है वो अपने साथ में ना ले जाएं, जिससे उनके परिवार के लोग भी जो हैं वो प्रभावित होंगे। फिलहाल लोगों से यही अपील है कि लोग मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन कराएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। जिन्हें भरोसा नहीं वो लिखकर रख ले, कोरोना के खिलाफ चल रही जंग तो देश ही जीतेगा, क्योंकि देश के साथ हैं ऐसे हाथ जो मदद के लिए मन से उठते हैं। ऐसी एक बेमिसाल महिला है जुबैदा बीवी, जिन्होंने वैक्सीनेशन में सहयोग के लिए अपनी बकरियां बेच दी। जेब बड़ी हो ना हो, दिल बड़े होने चाहिए। घर बड़ा हो ना हो, विचार बड़े होने चाहिए। आमदनी बड़ी हो ना हो, हौसले बड़े होने चाहिए। वो कहते हैं ना कि मदद मन से की जाती है, धन से नहीं, क्योंकि धन सिर्फ एक साधन मात्र है। और इसे फिर से साबित किया है करीब 70 साल की इस बूढ़ी माँ ने, जिसके पास ना तो अपना घर है, ना काम करने के लिए कोई दफ्तर, लेकिन इनके पास दिल है। उम्र की ढलान पर खड़ी ये हैं केरल के कोल्लम की सुबैदा बीवी, जो पेट के लिए चाय की दुकान चलाती है और 4 पैसे बचाने के लिए बकरियां चराती है। लेकिन इन्होंने अपने इस धन में से 2 को बेचकर केरल सरकार की ओर से शुरू की गई वैक्सीन चैलेंज में 5501 का सहयोग किया है। जब मैंने कॉल सुना, हालांकि मेरे पास देने के लिए बचत के रूप में कुछ भी नहीं था, मैंने अपने पति के साथ अपनी चिंता साझा की। जब मैंने आसपास देखा तो मैंने अपनी 2 छोटी बकरियों को बेचने का फैसला किया और मैंने ऐसा ही किया। फिर मैं कोल्लम कलेक्ट्रेट गई, जहां कलेक्टर को 5501 रुपए दिए। ये कोई पहला मौका नहीं जब इस बूढ़ी माँ ने अपना बड़ा दिल दिखाया। अभी पिछले साल की ही तो बात है जब कोविड से शुरू हुई लड़ाई को लड़ने के लिए CMDRF ने भी अपनी बकरियों को बेचकर दान दिया था। इस बार इन्होंने 4 बकरियों को बेचकर 16,000 रुपए बनाए थे, जिसमें से दान करने के बाद बचे पैसे को अब रमजान के सीजन में भी ये गरीबों को खिलाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। भीलवाड़ा के साहड़ा उपचुनाव की मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2 मई को सुबह 8 बजे से शहर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतगणना में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन होगा। मतगणना केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। यह भीलवाड़ा का राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, यहाँ कल साहड़ा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की पूरी तैयारियां कर ली गई है। ये देखिए RSC के जो सशस्त्र बल है, इन्होंने पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है, पूरी तरह से सील है। और कल किस तरह की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना की जाएगी। यहाँ के जो इंचार्ज है मिठूलाल जांगिड़, इनसे बात करते हैं। कल किन लोगों को प्रवेश दिया जाएगा? सर, हमारे अधिकारियों के इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं कि जिन लोगों की कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है और जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट होगी वही एंट्रेंस, उसी का एंट्रेंस होगा, ऐसे इंस्ट्रक्शन है हमारे पास। और जिन्होंने डोज नहीं लगाई है, चाहे प्रत्याशी हो
चाहे एजेंट्स हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट होगी वही एंट्रेंस होगा। हमारे के अंदर भी ये हमारे दोनों डोज सबके कर्मचारियों की लग चुकी है और ये हमारे हेडक्वार्टर को रिपोर्ट जा चुकी है। ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है इसमें प्रवेश उसी को दिया जाएगा कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से कि जिन्होंने या तो दोनों डोज लगा रखी है या जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट है। यहाँ 387 मतदान केंद्रों के जो 56.56% मतदान हुआ था, 2,47,230 में से 1,39,844 वोटों की गिनती यहाँ होगी। 2 कमरों में काउंटिंग की व्यवस्था की गई है जिसमें से 7-7 टेबल लगाई गई। अब देखना यह है कि इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में किसको मिलता हार का गम और किसके गले में आती है जीत की माला, ये कल दोपहर बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। दौसा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही है। जिला अस्पताल में संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिससे गंभीर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कमी होने लगी है। जिला अस्पताल में फिलहाल 33 रेमडेसिविर इंजेक्शन बचे हैं। जिला औषधि केंद्र की ओर से 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड भेज दी गई है। साथ ही कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई और जरूरी दवाइयों की भी कमी है। पिछले 6 महीने से डॉक्सी नाम के कैप्सूल की सप्लाई भी जिला अस्पताल में नहीं हो पाई है। कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की उपलब्धता को लेकर औषधि केंद्र के प्रभारी डॉक्टर संदीप शारदा से बात की हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। इस समय हम दौसा जिला अस्पताल में खड़े हैं और जो कोरोना मरीजों को जो दवाएं दी जाती हैं उनमें काफ़ी कमी की भी बात सामने आ रही है। कुछ दवाओं की कालाबाजारी की बात सामने आ रही है। ऐसे में कितनी दवाएं उपलब्ध हैं और कितनों की डिमांड भेज रखी है, हमारे साथ डीडीसी के प्रभारी संदीप शारदा जी हैं। डॉक्टर संदीप शारदा जी, सर रेमडेसिविर जो ये इंजेक्शन है ये कितने हैं उपलब्धता और कितनी डिमांड भेज रखी है? कल शाम की रिपोर्ट के अंदर 33 हमारे यहाँ जिला अस्पताल में उपलब्ध थे। 200 की हमने डिमांड भेज रखी। आज उम्मीद है कुछ इंजेक्शन आने की। कितने कम आ रहे हैं क्या? लगभग 2 दिन का जो हमारा जो खर्च हो रहा है वो तो रेगुलर दे रही है सरकार। एक इंजेक्शन और आता है जिससे खून पतला होता है, क्या नाम है उस इंजेक्शन का, वो कमी क्यों आ रही है? उस इंजेक्शन का नाम एनोक्सापैरिन है। इसी हफ्ते 260 इंजेक्शन जिला अस्पताल को दिए। कल 1000 इंजेक्शन और जिला औषधि भंडार पर प्राप्त हो गए। जल्दी उनको भी रिलीज कर देंगे, क्यूसी प्राप्त होती। वर्तमान में नहीं है जिला अस्पताल में आज जैसे? नहीं, वर्तमान में जिला अस्पताल में उपलब्ध है। और दूसरा एक डॉक्सी नाम की जो एक टैबलेट है उसकी काफ़ी कालाबाजारी हो रही है, बाजार में भी नहीं मिल पा रही है। आपके यहाँ पहले सरकारी सप्लाई होती थी, अब क्या स्थिति है उसकी? ये निदेशालय इस तरह का मामला है, काफ़ी लंबे समय से वैसे उपलब्ध नहीं है डॉक्सीसाइक्लिन। तो इसकी कोई डिमांड यदि आपने भेज रखी हो? बिल्कुल उसकी डिमांड गई हुई है। बिल्कुल, जो भी कोविड मरीजों को जो दवाएं दी जा रही हैं उनकी डिमांड भेज रखी है। हालांकि जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी यहाँ पे सप्लाई ज़रूर हो रही है लेकिन कम मात्रा में हो रही है। साथ ही जो एक इंजेक्शन है उसकी भी काफ़ी कमी लोगों को झेलनी पड़ रही है। दूसरी है डॉक्सी नाम की एक टैबलेट है जो पहले सरकारी सप्लाई में उपलब्ध होती थी, जो अब नहीं हो पा रही है। हालांकि बाजार में भी कालाबाजारी है, बाजार में भी दुकानों पर इस तरह की जो ये तीनों दवाएँ हैं ये नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जो कोविड मरीजों को उपयोग में आने वाली जो दवाएं हैं उनका जल्दी से जल्दी सप्लाई हो और प्रत्येक मरीज को दवाई मिल सके। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। दौसा जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल के मेन गेट के आसपास काफी सारी उपयोग की हुई पीपीई किट पड़ी हुई है, जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। दौसा जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर जो कोविड-19 से जो मरीजों की मौत होती है उसके बाद में जो टीम जो पीपीई किट पहन के आती है वो अस्पताल के बाहर यहाँ से बॉडी को शिफ्ट करा देती है और उसके बाद में जो पीपीई किट है उसको इसी तरह फेंक दिया जाता है। ये दौसा जिला अस्पताल के सामने का पूरा भाग है जहाँ पर इसी तरह चारों तरफ पीपीई किट के टुकड़े फैले हुए हैं। जो नर्सिंग कर्मी होते हैं, जो चिकित्सा कर्मी होते हैं या फिर जो हेल्पर होते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर पीपीई किट पहन कर आते हैं और उसके बाद में उसको यहीं पर फेंक देते हैं। इनका सही तरीके से डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में डिस्पोजल सही नहीं होने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा है, क्योंकि यहाँ पर जो अन्य मरीज भी हैं, अन्य लोग भी हैं, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। जिस तरह की देखो यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है, लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मरीज यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पीपीई किट जो पहनी हुई, यूज की हुई पीपीई किट पड़ी हुई हैं। जो कोविड-19 के जो मृतक मरीज हैं उनके लिए, उनके साथ काम में आई हुई है। ऐसे में संक्रमण का एक बड़ा खतरा होने की संभावना है। इस और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन को ध्यान देना होगा ताकि जो कोविड-19 का संक्रमण है वो नहीं फैल सके और इस तरह की लापरवाही की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा।
कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की मुकम्मल आपूर्ति न होने और जरूरी दवाओं की किल्लत से लोग बेहाल हैं। दौसा जिला अस्पताल में एक भी ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं है। बिस्तर की कमी को पूरा करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी कक्षों को कोविड वार्ड्स में तब्दील कर दिया है। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने जिला अस्पताल में स्थापित किए जा रहे नए वार्ड्स का जायजा लिया। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है। अस्पताल के बिस्तर फुल होते जा रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। दौसा जिला अस्पताल की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन पाइपलाइन पर जो बिस्तर थे वो सभी भर चुके हैं और यहाँ पर बिस्तर खाली नहीं है। हालांकि जो दौसा जिला अस्पताल का प्रशासन है वो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है। जहाँ ओपीडी चलती थी वहाँ पर भी वार्ड शिफ्ट किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए गए हैं, रेगुलेटर लगा दिए गए हैं ताकि जो मरीज आएंगे उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। हमारे साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CL मीणा है। सर, भीड़ बढ़ रही है, मरीज ज्यादा आ रहे हैं, क्या वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं? भीड़ बढ़ने के हिसाब से, मरीजों की कैपेसिटी बढ़ने के हिसाब से हमने वैकल्पिक व्यवस्था की 16 बेड और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन सपोर्टेड लाइन नहीं है वहां पर। कुछ लोग हालात के आगे हार मान लेते हैं, लेकिन आइए हम आपको मिलवाते हैं अजमेर की एक बेटी से जिसने मुश्किलों के आगे नहीं मानी हार और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा दिए। बेटी की मजबूत इरादे की कहानी। मनीषा की हौसलों की उड़ान। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इस बेटी ने जीतने की ठान ली है। ये अजमेर के ब्यावर की रहने वाली 14 साल की मनीषा है। एक हादसे में दायां हाथ और बायां पैर गंवाना पड़ा, लेकिन इस बेटी ने हार नहीं मानी। मुसीबत का डटकर मुकाबला किया। विकलांगता को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। बाएं हाथ से लिखना सीखा। अपने मजबूत इरादे के दम पर मंजिल की तरफ बढ़ती चली गई। करंट आ जाने से मेरे हाथ व पैर का ऑपरेशन होने के कारण कटवाना पड़ा। तो मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मुझे IAS बनना है। लेफ्ट हैंड से मैं प्रैक्टिस करती थी घर पे धीरे धीरे। तो प्रैक्टिस होने के बाद में मैं मतलब कि पढ़ाई भी करने लगी थी। तो मतलब अब मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है और मुझे अपनी स्कूल की जो सारे टीचर्स है उनका बहुत सहयोग मिल रहा है और मैं अपने मनोबल को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। किसी को भी मतलब अपना लक्ष्य कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा मनोबल को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। 10वीं की क्लास में पढ़ाई कर रही मनीषा का मंजिल हासिल करने का गजब का जज्बा है। सहपाठी के साथ जमकर पढ़ाई करती है। स्कूल की प्रिंसिपल मनीषा की पढ़ने की ललक को देखकर खूब हौसला बढ़ाती है। हमने पूरी हर संभव कोशिश करी कि बच्ची अपना मनोबल ना गिराए, हताश ना हो और बच्ची की हिम्मत देखिए। बच्ची ने ऑपरेशन के तुरंत बाद ही लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। आज बच्ची 10वीं क्लास में पढ़ रही है और उसका एक हाथ और एक पैर नहीं है, उसके बावजूद वो दोनों माला चढ़ के जाती है। गोदावरी स्कूल में 1st और 2nd फ्लोर है। विपरीत हालात का डटकर मुकाबला कर हौसले की उड़ान भरने वाली मनीषा ने ये साबित कर दिखाया है कि मजबूत इरादा हो तो कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं रोक सकती। मनीषा उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में मुश्किलों के आगे हार मान लेते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट